आज हम लोग बैंकिंग में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है समाशोधन गृह। समाशोधन गृह या क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से आशय यह है कि कोई एक ऐसी जगह जहां पे हम लोग कुछ समाधान करते हैं। समाधान से आशय है कि ये क्योंकि बैंकिंग है तो बैंकों के संबंधित बात हो रही है, तो बैंकों के आपस में जो लेन देन होते हैं कि एक बैंक को दूसरे बैंक से क्या लेना है, दूसरे बैंक को तीसरे बैंक से क्या लेना है, तो इस सारी चीजें मिल बैठ करके उसके प्रतिनिधि, बैंक के प्रतिनिधि आपस में और उसका निस्तारण करते हैं। किसका निस्तारण करते हैं? तो जो हमारे साख पत्र हैं, जो हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े साख पत्र, तो साख पत्र में चेक का जो है या विनिमय विपत्र है, इस तरह चीजों का तो आदान प्रदान कर लेते हैं साख पत्रों का। तो आमतौर पे क्लियरिंग हाउस में मुख्य रूप से चेकों का आदान प्रदान करते हैं, वो भी एक शहर के अंदर, यानी कि एक सिटी के अंदर जो चेक इशू होते हैं उन्हीं का होता है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष के बैंकों के आपसी लेन देन का को समायोजित करना समायोजन गृह का कार्य होता है। और समायोजन गृह से और क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक और समझ लेते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो बैंक हैं, तो ए के कुछ कस्टमर होंगे 1 2 3। मान लीजिए कि ये आपके ए के कस्टमर हो गए। इसी तरह से आपके बी के कस्टमर होंगे, मान लीजिए कि ये X Y Z, ये आपके बी के कस्टमर हो गए। अब 1 जो है, ये जो 1 है X के साथ बिजनेस करता है, कोई लेन देन करता है, तो X इसको एक चेक देता है, X इसको एक चेक इशू कर देता है। वो रहेगा इसके बी बैंक का ही, क्योंकि बी में इसका अकाउंट है, किसका रहेगा। अब चूंकि ए का अकाउंट जो है ए बैंक में है, तो ये ले जा करके अपना पैसा चेक इस बैंक में देगा। यानी कि बी के पास ए के पास बी का एक चेक आ गया। इसी तरह से हो सकता है ये दो एक्स वाई के साथ बिजनेस करे और लेन देन में अब ए का चेक इसको दे देता है कि ए का चेक आप ले लो, तो ये ला करके इसको दे देगा। इसी तरह से ए का चेक इसके पास आ जाएगा। तो अब दोनों जो है, ए के पास बी का चेक है और बी के पास ए का चेक है, ये दोनों एक जगह कहीं पे इकट्ठा होंगे, दोनों के प्रतिनिधि जाएंगे और आपस में बैठ करके दोनों एक टेबल पर बैठ जाएंगे, ए और बी, और ये बैठ करके आपस में जो है चेकों का आदान प्रदान कर लेंगे। बी का चेक इसके पास है और ए का चेक इसके पास है, तो ये क्या करेगा, इसको ए का चेक इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, और जो पैसे बैलेंस निकलेंगे वो आपस में लेन देन कर लेते हैं। तो ये तो अगर मान लीजिए कि समाशोधन गृह ना होता तो आपस में लोग जाकर के करते, एक दूसरे के यहाँ जाते आते जाते और चीज करते। लेकिन ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए समाशोधन गृह की बात आती है। समाशोधन गृह की स्थापना किया गया ताकि जहां पे बैंक के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और एक दूसरे से चेकों का लेन देन करके अपना हिसाब किताब मेंटेन कर ले। कैसे करते हैं इसके बात हम अभी करेंगे, देखेंगे। सामने आपके दो टेबल दिया गया है, तो इसका कैसे करते पूरा डिटेल में आपसे बात कर लेंगे। थोड़ी और कुछ बातें हैं जो सामान्य ज्ञान टाइप की बात कर लेते हैं। इसमें स्थानीय चेकों का ही समायोजन होता है, बाहर के शहरों का नहीं, स्थानीय लोकल चेकों का समाधान हो जाएगा। सन 1755 में 1755 में विश्व में पहला समाशोधन गृह की स्थापना हुई थी, कहां पे, लंदन में, और 1853 में आपके अमेरिका में हुई थी। अब प्रश्न उठता है कि भारत में कब हुई। तो जैसा कि भारत की अगर हम बात कर लें, भारत में समाशोधन गृह का जो काम करता है आरबीआई करता है। आरबीआई भारत में समाशोधन गृह का कार्य करेगा। तो आधुनिक रूप में जो है चूंकि 1935 में स्थापित हुआ था यहाँ पे, लेकिन बैंकिंग तो और पहले से चला आ रहा है। तो इसका चूंकि लंदन में तो उसके इसी बीच में कहीं हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि बैंकिंग तो आपका जब से
अंग्रेजों का बिजनेस भारत में होता रहा है, तब से ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1600 से जो है भारत में बैंकिंग काम कर रहा है। और उसके पहले देसी बैंकर्स वगैरह थे, उससे कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन आधुनिक रूप में अगर मान के चलेंगे तो 1935 कर सकते हैं। और आरबीआई को जिम्मा है समाशोधन गृह का काम करने के लिए। और अगर जिस जगह पे आरबीआई नहीं होती है वहां पे एसबीआई को अपना यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को समाशोधन का कार्य किया जाता है। समाशोधन गृह का कार्य करने के लिए दिया जाता है कि आप जो है मुख्य रूप से तो एसबीआई का है, एसबीआई आरबीआई का काम है। आरबीआई के अपने शाखाएं होती हैं, वो उस काम करते नहीं है तो एसबीआई को सौंप देता है। और एसबीआई अगर नहीं कहीं पे किसी शहर में अगर है तो उसके लिए फिर और किसी प्रतिनिधि बैंक, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, किसी को भी सौंपा जा सकता है ये कार्य करने के लिए। तो ये तो बात होगी थोड़ा सा हिस्टोरिकल। अब आइए बात करते हैं इससे लाभ क्या होता है। तो पहली बात है पारस्परिक भुगतान सुगम हो जाता है। जब हम क्लियरिंग हाउस के हो जाने से एक बैंक से दूसरे बैंक का जो है आपसी लेन देन आसानी से हो जाता है। दूसरा है मुद्रा के प्रयोग में कमी आती है, चेकों का प्रयोग बढ़ जाता है, चेकों का प्रयोग बढ़ जाता है, मुद्रा के इसमें कमी आ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर चेक से करेंगे तो सुरक्षित रहेगा, जोखिम कम होगा। मुद्रा का प्रयोग कम करते हैं लेन देन में तो रिस्क कम हो जाता है। और आगे है आपका समय, श्रम और धन की बचत होती है। समाशोधन गृह हो जाने की वजह से एक जगह सब इकट्ठा हो गए और वहां पे बैठ करके अपना बातचीत कर लेते हैं, तो आपका जो है समय भी बचता है, श्रम बचता है और धन की बचत होती है। भुगतान प्राप्ति में शीघ्रता हो जाती है, चेकों का प्रयोग भी होती है। और अपरिहार्य सेवा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में यह अति आवश्यक हो गया है कि आप जो है समाशोधन गृह के तहत कार्य करें। अब आइए देख लेते हैं कि करते कैसे हैं इसका काम। तो इसका चार्ट बनाए हमने, ये समाशोधन विवरण देख रहे होंगे, चार्ट में दिया गया है। दूसरे में है समाशोधन लेखे। समाशोधन विवरण के तहत आप बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बैंक दिया, देनदार बैंक, पेइंग बैंकर्स, इन्हें भुगतान करना है। किसको करना है तो ये कुछ बैंक इधर दिए गए हैं। लेनदार बैंक, इसको कलेक्टिंग बैंकर्स बोलते हैं, इन्हें दूसरे बैंकों से धनराशि लेनी है। तो एक चार्ट में देखेंगे आप सामने जो भुगतान देने वाले बैंक हैं से स्टेट, अब मैं 3 बैंकों का उदाहरण ले लिया हूं, उसी समझा देता हूं आपको। तो एसबीआई आपका है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और पीएनबी है। ये 3 बैंक हैं जिनको भुगतान करना है। किसको करना है तो अब ये बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ, इन्हीं बैंकों को लेकर के ये भुगतान पाने वाले भी हैं और भुगतान देने वाले भी हैं। चूंकि अब इसमें देखेंगे एसबीआई को भुगतान नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है, ये नहीं देना है। एसबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा को देना है कितना, 5000 रुपए। एसबीआई को पीएनबी को कितना देना है, 8000 रुपए। और कुल इसकी देनदारी कितनी बन रही है तो कुल इसकी कुल कितना देगा, 13000 रुपए। 8 5 13,000 हो गया। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई को देगा 7000 रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं देगा, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा को पीएनबी को देना है 6000 रुपए, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को टोटल जो देना है 7 6 13,000 रुपए। इसी तरह पीएनबी को हो जाता है, स्टेट बैंक को 3000 रुपया देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को 10,000 रुपया देगा और इस तरह से वो 13,000 उसका हो जाता है। और जो ये प्राप्ति करनी है, इसको राशि करनी है, एसबीआई को कितना मिलना है, एसबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा 7000 रुपए मिलना है, एसबीआई को पीएनबी से 3000 रुपया मिलना है, यानी कुल रुपए इसको 10,000 मिलने हैं। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा को एसबीआई से 5000 मिलना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ नहीं मिलना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को पीएनबी से 10,000 मिलना था, यानी कि टोटल जो इसको पैसा मिलना है 15,000 रुपए। इसी तरह पीएनबी को एसबीआई से 8,000 रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा 6,000 रुपए और खुद से तो लेगा नहीं, तो ये 14,000 रुपए। अब इस तरह से देख लिया जाए तो स्टेट बैंक को 13,000 रुपए देना है और उसको मिलना कितना है, कुल राशि 10,000 रुपए। अब इन दोनों का बैलेंस निकाल देंगे तो आ जाएगा कि कितना बैलेंस आता है। तो इसी चीज को यहाँ समाशोधन लेखे में दिया गया है कि जो आपका एसबीआई है, एसबीआई के क्रेडिट है 10,000, यानी कि जो क्रेडिट राशि उसकी है, जमा राशि है, जो इसको हम क्रेडिट कर सकते हैं। क्रेडिट यानी कि कुल प्राप्त राशियां एसबीआई को कितना 10,000 क्रेडिट है और उसके नाम डेबिट कितना है, डेबिट राशि ये आपकी हो सकती है, यहाँ पे डेबिट कर दें, डेबिट राशि आपकी है तो 13,000 रुपए, यानी बैलेंस कितना आ गया 10,000 उसके खाते में उसको चाहिए और 13,000 उसको देना है, यानी कि कुल मिलाकर के माइनस में है, वो बैलेंस उसका माइनस में है, 3,000 रुपए उसको देने हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा के इसी तरह देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 15,000 रुपया उसके खाते में क्रेडिट है और डेबिट कितना है बैंक ऑफ बड़ौदा के 13,000, यानी 15,000 उसको खाते में डेबिट है, क्रेडिट है और 13,000 रुपया डेबिट है। इन दोनों का बैलेंस निकालेंगे यानी कि उसको 2,000 रुपए मिलेंगे। और इसी तरह पीएनबी के देख लेंगे, 14,000 रुपया उसको उसके खाते में क्रेडिट है और 13,000 रुपया उसके खाते में डेबिट है, यानी इन दोनों का बैलेंस निकालेंगे तो 1,000 रुपए। यानी कि यहाँ पे अगर इस चार्ट से देखेंगे तो स्टेट ऑफ एसबीआई को 3,000 रुपए देने हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा को लेने हैं। कितने लेने हैं 2,000 और ये अगर इन दोनों को देखेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस को जोड़ देंगे 3,000 आता है, यानी ये टोटल जो है 3,000 रुपए और ये 3,000 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए लेने हैं 3,000 रुपए देने हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो आज के डेट मानी किसी एक तिथि का ये बात हो रही है, उस दिन का बैलेंस एकदम इक्वल है। तो क्या करता है ऐसे में क्या होगा कि स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक समाशोधन गृह के नाम, समाशोधन गृह के नाम 3,000 रुपए का चेक काट देगा, चेक देगा। अब 3,000 रुपए का ये चेक देगा तो समाशोधन क्या करेगा, समाशोधन गृह क्या करेगा। अब ये समाशोधन गृह जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा को के खाते में डाल देगा 2,000 रुपए और पीएनबी खाते में 1,000 रुपए डाल देगा। इस तरह से उसको 3,000 रुपए मिले और उसने उस 3,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समायोजन का कार्य पूरा हो जाता है। एक दिन निश्चित, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन दे दे, ये आपका चलता रहता, महीने भर बाद दे सकते हैं, 15 दिन बाद, एक सप्ताह बाद, यानी कि एक कोई जरूरी नहीं तुरंत आप लेन देन कर लें। धीरे धीरे अपना वो समाशोधन गृह का जो कार्य करता है, जो एजेंसी जो जिस बैंक को नियुक्त किया गया है वो उस हिसाब से सारी चीजें अपना लेन देन कर सकता है। तो इस तरह से एकदम मोटी मोटी बातें हैं और कुछ नहीं, बस लोकल जो चेक होते हैं उसको जाके क्लियरिंग करते हैं। उस देखते होंगे कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं अपना चेक जमा करते हैं तो कहते हैं कि इसको क्लियर होने में 3 दिन लगता है। क्या होता है, आपने आज जमा किया, कल उसको लेकर के बैंक का कर्मचारी जाएगा, प्रतिनिधि वहां पे क्लियरिंग हाउस में, क्लियर कराने के बाद फिर अगले नेक्स्ट डे आपके खाते में पैसा आ जाता है, आप जाकर के अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें आपका क्लियर हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है और कोई दिक्कत होती है